Hello everyone, welcome to Arihant's UPSC Samiksha. We are extremely proud to welcome the esteemed panel of teachers and experts. ऐसे गुरुजनों का स्वागत करते हुए मुझे भी काफ़ी गौरवपूर्ण एहसास हो रहा है। अरिहंत की तरफ से ये एक प्रयास है कि आप जैसे टीचर्स के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की दुनिया से जुड़े अहम सवाल और चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं और उनके जवाब। द पैनल ऑफ टीचर्स विच आर विद अस टुडे, डॉक्टर AR खान, the founder of KSG Academy and having more than 30 years of experience. Mr. BM Panda sir, geography expert and having more than 30 years of experience. Mr. Ashish Vashisht sir, environment faculty. Dr. R. Prasad sir, associate professor, Department of Economics, Kirodimal College. Mr. Rashid Yassin sir, history faculty and having more than 15 years of experience. And Mr. Satish Jha sir from the administrative section of KSG Academy. यूपीएससी का क्रेज़ जो हमारी यंग जनरेशन के बीच बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसके क्या रीज़न्स हैं जिसके कारण हर बच्चा डिसीजन ले रहे हैं प्रिपरेशन का? दे आर लीविंग बिहाइंड देयर प्राइम ईयर्स ऑफ देयर यूथ, दे आर लीविंग देयर फैमिलीज एंड कमिंग टू वेरियस लोकेशंस टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, एंड क्या इसका रीज़न्स है सर? इसका कई रीज़न हो सकता है, और एक जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे जो दिख रहा है वो ये कि आज के बच्चे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, उनके पास जानकारी है। ये जॉब पहले भी बहुत खूबसूरत थी, आज भी बहुत खूबसूरत है, और मेरा पूरा यकीन है कि आगे भी खूबसूरत रहेगी। अब लोगों में जागरूकता काफ़ी आ गई है, जानकारी आ गई। कोई गांव का बच्चा कहीं भी बैठा हुआ, उसे पता है कि अब जो इस एग्ज़ाम के ज़रिए मुझे क्या मिल सकता है, कौन सी हमारी आकांक्षाएँ पूरी हो सकती हैं, कैसे मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। तो ये जागरूकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से उसी खूबसूरत जॉब के लिए अब ज़्यादा बच्चे आने लगे हैं। और दूसरा जो पहलू मुझे लगता है इसमें ये कि ये एग्ज़ाम एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड देता है सभी बच्चों को। आपकी हिस्ट्री में कहाँ थे आप हिंदी से पढ़े, इंग्लिश से पढ़े, आपने बीटेक करा है, आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है, इसका अब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। और जनरल स्टडीज़ एक सामान्य मुद्दे पर सबकी परख होती है। चाहे आपने पीछे कुछ भी पढ़ रखा हो, आपको अपने भविष्य को लिखने का एक लगभग बराबर सा मौका सबको मिल जाता है। तो दूसरा बड़ा कारण ये है कि जीएस के आधार पर चयन किया जाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये दो बड़े कारण जो मुझे अभी प्रतीत होते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता था। काफ़ी स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का ये एक सामान्य सा एक क्वेश्चन रहता है कि एट व्हाट एज द प्रिपरेशन मस्ट बी स्टार्टेड, कि किस एज पे आइडियली पर्सन प्रिपरेशन स्टार्ट करे जिससे वो सक्सेसफुली क्लियर कर सके। तो आपका क्या विचार है सर? देखिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी मेरे हिसाब से अमूमन लोग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, लेकिन चूँकि इस एग्ज़ाम की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम को 12th के बाद भी शुरू करते हैं। और आइडियली हमारे हिसाब से ये मानना होता है कि जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो आइडियल टाइम है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को करने के लिए, क्योंकि अब ये है कि सर्विस में आने का भी एक टाइम होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी शुरू करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, और अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत कम टाइम पे और आप पहले ही प्रयास में सफल होने की आपकी जो चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से आइडियल टाइम जो है वो है ग्रेजुएशन के टाइम में, आप जब से एडमिशन शुरू होता है उस समय से इसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ओके सर। एंड सर, प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के टाइम पे जब बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्या विशेष चीज़ें हैं जो वो करते रहें उस टाइम पे कि उनको एक बेस प्रिपेयर हो जाए उनका, सो दैट दे कैन गिव देयर फर्स्ट अटेम्प्ट मोर एक्यूरेटली? मेरे विचार से आप देखिए, इसमें कई चीज़ें एग्ज़ाम में काम आती हैं। एक चीज़ है जानकारी। जानकारी आप शायद लास्ट के समय तक भी इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है इसमें स्किल। और जब बच्चे अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं तो पहले तो ये ध्यान रखें कि उनके अंदर उतनी स्टीम होनी चाहिए कि जब तक सफलता मिलती तब तक वो स्टीम लास्ट करे। और जानकारी, सूचनाओं के साथ साथ अपने अंदर स्किल विकसित करें। और स्किल, आंसर राइटिंग स्किल, पीटी में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, कौन सा मुझे लेना है, किस में मेरे नेगेटिव आ सकते हैं, या कौन से रिस्क मैं लेता हूं तो गलत हो जाता है। तो ये सारे स्किल के मुद्दे हैं। तो जो बच्चे जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं चाहूँगा कि सूचना के साथ साथ
आप अपने स्किल में भी निवेश करें, आंसर राइटिंग के स्किल में निवेश करें और आपका उत्तर और बेहतर हो। और अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं तो क्यों नहीं किया जाए ऐसा? सर इसमें एक चीज़ और है जो कब से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें एक ऑप्शनल पेपर भी है और बच्चे आज के डेट में जो डिसाइड करते हैं हमें ग्रेजुएशन करना है कोई सब्जेक्ट को लेकर के, वो जो डिटरमिन है कि हमें यूपीएससी करना है वो तो उसी तरह का सब्जेक्ट लेते हैं जो उनको ऑप्शनल में चूज़ कर सकते हैं। तो एक ये भी है कि जो बच्चे जब ग्रेजुएशन में जा रहे होते हैं या चले गए हों तो उस समय वो ज़्यादा अपना फोकस अपना ऑप्शनल पेपर, चूँकि उससे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है, क्योंकि देखा गया है कि बच्चे अगर यूपीएससी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं और वो अपना ग्रेजुएशन के तो वो ग्रेजुएशन भी अब परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। सो दोनों को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब ग्रेजुएशन कर रहा हो बच्चे तो उस समय ऑप्शनल को ज़्यादा फोकस दे ताकि वो ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो और वो ग्रेजुएशन भी या ऑनर्स भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाए। अच्छा, जीरो नहीं होना चाहिए, जीएस भी स्टार्ट करना चाहिए, बट फोकस जो है मान लीजिए 75% अपना वो हो गया, 25% अपना ये गया। जैसे लास्ट ईयर जाता हो जब पूरी तरह से कमांड हो फिर वो जीएस का वेटेज अपना बढ़ा दें ताकि वो एक बैलेंसिंग वे में वो समय के हिसाब से आगे बढ़ करके निकाल सकें। और बहुत सारे बच्चे, चूँकि एकेडमिक्स में देखा गया है कि लोग यूपीएससी के लिए तो स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट 12 के बाद उतना मैच्योरिटी नहीं हो पाता है बच्चों में कि वो यूपीएससी के उस लेवल को क्लियर कर सके, वो समय लगता है। अब ग्रेजुएशन एक ऐसा टाइम पीरियड है कि वो अपने ऑप्शनल को भी प्रिपेयर कर सकता है, अपने आप को उस लेवल में डेवलप भी कर सकता है और ये एक बेटर स्ट्रैटेजी होता है कि ग्रेजुएशन होते होते उनका अपना वो मैच्योरिटी लेवल भी आ जाए और वो ऑप्शनल का भी साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ ऑप्शनल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सर, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जो ऑप्शनल का चुनाव करते समय हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक डिफ़िकल्टी, एक असमंजस की स्थिति महसूस करते हैं कि कैसे ऑप्शनल चूज़ किया जाए, बिकॉज यूपीएससी एग्जामिनेशन मेंस के एग्जामिनेशन के टाइम पे किस तरह के ऑप्शनल्स वर्क कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में ये और टॉपर्स के थ्रू तो कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जहाँ PSIR एंथ्रोपोलॉजी हो गया, वहाँ पे ऑप्शनल्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि दे आर मोर स्कोरिंग दैन दी अदर्स। तो उसमें ऑप्शनल का चुनाव करते समय बच्चों को क्या ध्यान रखा जाए, कैसे रखा जाए सर? देखिए, उसमें दो मत है। एक मत है कि आप जब स्नातक कर रहे हैं तभी वैकल्पिक विषय का चयन कर लें। दूसरा मत ये है कि जब आप सामान्य अध्ययन का पढ़ चुके हैं तब आपको देखना है कि आपका झुकाव किस ओर है और यह भी चयनित करना होता है कि कौन सा विषय जो है आजकल यूपीएससी में ज़्यादा सफल है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप वैकल्पिक विषय का चयन करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है कि यह भी विषय देखना है कि चूँकि सामान्य अध्ययन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है तो ऐसे विषय का चयन करें जो सामान्य अध्ययन के अधिकांशतः अंश को कवर करते हों, जैसे PSIR, हिस्ट्री, सोशियो, ये सब करते हैं। ऑप्शनल का जब चयन करेंगे कोई भी स्टूडेंट तो पहले आपका जो जीएस के साथ जो एफिनिटी है जो बता रहे हैं सर, अभी बता रहे थे, उसको तो देखना ही है। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एवरीडे फंडामेंटल से स्टार्ट करके जो जीएस के लिए पढ़ाई करेंगे उसके साथ साथ पुराना क्वेश्चंस का जो ट्रेंड्स है उसको थोड़ा स्टडी करें, देखें। आप लोग को अगर 20-25% का एफिनिटी आ रहा है कि हो पाएगा तो उसे चयन करना चाहिए और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए इस पे। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस में आपका इमेज है आपका आंसर राइटिंग का, जैसे सर पहले बताए थे कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। सो ये ग्रेजुअल प्रोसेस में पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं आप तैयारी करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप 15-20 क्वेश्चन उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से लिखिए। लिखने का फ्लो ग्रेजुअली होता है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको बजाय रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो नया ट्रेंड आते हैं, नया कोई इश्यूज़ आता है, उसी के ऊपर आपको टॉप अप देना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो पाएंगे। आई थिंक अगर इसको सारे जो अच्छे पॉइंट्स बताए इसको समराइज़ करूँ तो कुल मिलाकर जो मुझे बात समझ में आई है कि आपको अगर डिसाइड करना ऑप्शनल कौन से लें तो खुद से डिसाइड करें। आई मीन दैट्स समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है जो बैकडोर एंट्री देता हो आपको सिविल सर्विस में जाने के लिए. देयर इज़ नो सच ऑप्शनल लाइक दैट. तो खुद से डिसाइड करने के लिए लाइकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. अब लाइकिंग कैसे आपको पता लगी? अगर आपने उस किसी चीज़ को टेस्ट नहीं किया है तो यू शुड ट्राई इट आउट, थोड़े दिन समय बिताएं और देखें कि आपको पसंद है. क्योंकि अगर आपको पसंद है तो आप 1 घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे और 1 साल में कई एक्स्ट्रा घंटे आ जाते हैं. दूसरी चीज़ देखें कि उसको, जैसा सर ने बताया अभी कि जीएस में उसका क्या ओवरलैप है. अगर उसको पढ़ने से जीएस में भी फ़ायदा मिलता है तो क्यों नहीं. तीसरा पॉइंट आपका ये हो सकता है कि आप देखें कि आजकल ट्रेंड में कौन से हैं, जैसा आप भी कह रहे थे. क्योंकि अगर कोई ट्रेंड में है तो क्यों ट्रेंड में है इस पर रिसर्च करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप भी वही कर लें. सर ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपके ग्रेजुएशन में अगर आपका एक्सपोजर हो रखा है, यू हैव बीन एक्सपोज टू दैट, तो दैट कैन ऑल्सो बी ए फैक्टर. पांचवी चीज़ हो सकती है उसमें ये कि आप देखें कि किसका सपोर्ट सिस्टम आपको ज़्यादा बढ़िया है. क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे अच्छी सब्ज़ी खुद उगा के खा सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी बाज़ार से लेकर के आएँ, जहाँ उपलब्ध है सामग्री उसको आप सोच सकते हैं. तो ये मेरे तत्व हैं जिसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं. करेक्ट सर. सर, कोचिंग जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है बच्चे की जर्नी में, बिकॉज एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है कोचिंग का, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है. कोचिंग के टाइम, how the coaching timing should be managed and how the self study which is required for clearing this examination, how should the student must manage the time ratio in coaching and self study. तो कोचिंग का क्या भूमिका है उसकी और क्या टाइम रेशियो रहनी चाहिए? आई थिंक बिफोर आई आंसर दिस आई मस्ट गिव ए डिस्क्लेमर टू योर ऑडियंस कि मैं एक कोचिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, KSG को रिप्रेजेंट करता हूँ. तो इसको ध्यान रख करके आप सुने हमारी जो भी हिदायत है. और ऑनेस्टी आई शुड क्लैरिफाई दिस फर्स्ट. कोचिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका जैसा आपने कहा, लेकिन कोचिंग आपको क्या पढ़ना है से ज़्यादा ये बताती क्या नहीं पढ़ना है. क्योंकि अगर आपको कोई आउटलाइन करके दे देता है, उसके लिए सामग्री दे देता है, पेंटिंग बीच में आपको खुद करनी होती है. और जैसा कि एक बात बहुत उभर कर सामने आ रही है कि इस आंसर में जो आप लिखते हैं उसमें आपका तत्व या फैक्ट से ज़्यादा उसमें आपके स्किल की ज़रूरत होती है. और अमन जी, आपको मैं बता दूं कि स्किल कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. कोई भी कोचिंग आपको स्किल नहीं दे, सूचना दे सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, नॉलेज दे सकता है. स्किल एक्वायर करनी होती है. तो अगर कोई कोचिंग में आप जाते हैं तो इस उम्मीद से जाएं कि मुझे वो उसका आउटलाइन मिल जाएगा, सामग्री मिल जाएगी, और जब मैं स्किल एक्वायर करूंगा तो मेरी जो कमियां होंगी उसको टोक करके कोई वहाँ पर मुझे हैंड होल्डिंग करके सिखा देगा. लेकिन एक्वायर खुद करनी होगी, चाहे संगीत का स्किल हो, चाहे कोई और स्किल हो, एक्वायर खुद करनी होती है. सर, there are 3 stages of this exam: the prelims examination, the mains examination and the personality test. And in your opinion sir, which is the most difficult one and what is the scheme of the exam? Can you please explain sir? ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा स्टेज सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पीटी मुश्किल होता है, कुछ लोग हर साल पीटी निकाल लेते हैं, कुछ लोगों के लिए मेंस मुश्किल होता है, हर साल पीटी निकालने के बाद मेंस नहीं निकलता है, कुछ लोगों के बाद पीटी और मेंस हर साल निकल जाता है, इंटरव्यू उनका रुक जाता है. तो ये कहना कि ये स्टेज मुश्किल है बड़ा कठिन है, क्योंकि ये बड़ा ही व्यक्तिगत हो जाता है. किसी खास व्यक्ति से ही उसके लिए क्या मुश्किल है वो पता लगती है. हाँ, लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा लोग छंटते कहाँ हैं, अगर उसके आधार पर मुश्किल देखें तो पीटी सबसे मुश्किल है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ छंट जाते हैं. उससे कम मुश्किल मेंस है और शायद सबसे कम मुश्किल इंटरव्यू है. बट ये इसका एक सीधा जवाब नहीं हो सकता है. मेरे ख्याल में किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा ज़्यादा कठिन लगता है. एंड सर, व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम? एक बार बताएंगे कि हाउ द एग्ज़ाम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड? एग्ज़ाम इस तरह से है कि पहला तो एक स्टेज प्रारंभिक परीक्षा का होता है जिसे हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम कहते हैं. ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं. एक समान अध्ययन का पेपर होता है, एक CSET का होता है. दोनों क्वालिफाई पेपर्स होते हैं और इसमें जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं इनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है. मुख्य परीक्षा में आपके जो पेपर्स होते हैं कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं लैंग्वेज के, और जिनके जो मार्क्स ऐड होते हैं वो पेपर्स होते हैं, जैसे एक तो निबंध का पेपर होता है, 4 पेपर्स होते हैं सामान्य अध्ययन के और हर एक पेपर 250 नंबर का होता है, और फिर एक वैकल्पिक विषय जिसमें 2 पेपर्स होते हैं 250 नंबर के. तो टोटल 1750 नंबर के मेंस हो जाते हैं. और उसके बाद जो लोग मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं उनको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर 275 अंक होते हैं, और मेंस के मार्क्स को और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के एक फिर पूरी जो मेरिट लिस्ट बनती है. ओके सर. एंड सर, इन recent years, मतलब the market is experiencing, the students are experiencing in recent years that the exam of the preliminary exam is evolving, and as a matter of fact mains examination is also evolving in certain sense.
बट द प्रिलिमिनरी एग्जाम इज इवॉल्विंग एंड कह रहे हैं कि 2023 का जो प्रीलिम्स एग्जाम था इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम विच वाज एवर मेड। तो क्या किस तरीके से क्या यूपीएससी टेस्ट करना चाह रहा है स्टूडेंट्स में अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से, तो क्या स्किल्स बच्चों को डेवलप करनी चाहिए टू टैकल दीज एग्जाम्स इफेक्टिवली? देखिए, इसमें एग्ज़ाम इवॉल्व कर रहा है, एग्ज़ाम टफ हो रहा है, लेकिन आपकी सूचना के लिए 14,500 लोगों ने मेंस तो दिया ना, तो इसका मतलब उन्होंने पीटी पास किया होगा। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर यूपीएससी इज़ बेसिकली ट्राइंग टू सेलेक्ट सम स्टूडेंट्स जिनका गहन परीक्षण हो सके, और गहन परीक्षण के लिए वो एलिमिनेट करती है। तो अब चूंकि बड़ी संख्या में लोग देते हैं तो एलिमिनेट भी ज़्यादा होते हैं, तो शिकायत करने वाले लोग भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये एग्ज़ाम अगर आपको पास करना है तो कभी भी कट ऑफ को चेज़ मत कीजिए। कट ऑफ चेजर को मैं कहीं जाते हुए नहीं देखा है इस एग्ज़ाम के लिए। यू शुड प्रिपेयर एंड डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और अपनी कमियों को ढूंढें। जैसे आप बहुत सारे लोग को मैं अगर उदाहरण देता हूँ कॉमन सा, आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगा मैं, तो ऐसा नहीं कि आपको मल्टीविटामिन खाते रहें। आपको पता होनी चाहिए कि आपका B12 कम है या D3 कम है, कौन से कम है। तो आपके बहुत सारी किताबें आती हैं, मुझे पता है, जिसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के सहारे आप जांच करें कि मेरी कमी कहाँ है। अगर उस कमी को पहचान लिया समय रहते हुए तो कोई भी स्मार्ट बच्चा उस कमी को दूर करके एग्ज़ाम पास कर सकता है। टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम अ लिटिल लॉन्गर, जो सीसैट का एग्ज़ाम है, सीसैट एग्ज़ाम जो है इट इज़ इन द रिसेंट ईयर्स इट इज़ गेटिंग मोर डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड। तो सर इस बारे में क्या मतलब आपका सुझाव रहेगा कि किस तरीके से सीसैट की प्रिपरेशन की जाए कि बच्चे सीसैट को क्वालिफाई कर सकें, बिकॉज मैथ्स इज बिकमिंग मैथमेटिक्स लेवल इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पेडिमेंट इन देयर सीसैट क्वालिफिकेशन। ये जो क्वेश्चन इस बार का बहुत सारे स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि पूरा चेंज हो गया पैटर्न, ये है वो लॉट ऑफ थिंग्स। जिनका बेसिक्स है मैथमेटिक्स ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते नहीं हैं क्लास 6, 7, 8 में, बेसिक फंडामेंटल थिंग जिसका सही है उसके लिए बेटर रहेगा। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं तो मैथमेटिक्स क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक जिसने भी अच्छा किया है उसके लिए आगे परेशानी नहीं होगा। सभी बोल रहे हैं सर ये तो कैट एग्ज़ाम का लेवल का है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। उसको ठीक से गहरी से देखा जाए अगर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अप्रोच हमारा अलग हो गया था इसलिए शायद ऐसे लग रहा है। तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेसिक्स फंडामेंटल्स को जाते हुए। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड आया है अभी, उसको मास्टर करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि सामान्य अध्ययन जब आप करते हैं उस विषय को लेते हैं तो ये आप भूल जाते हैं कि सीसेट को प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। ये सबसे बड़ी कमी है बच्चों में। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न पूछा कि कौन सा सबसे डिफ़िकल्ट है, तो एक ही लाइन में उसका आंसर है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है, प्रारंभिक परीक्षा जो है, वो आपके व्यापक अध्ययन को परखता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ नॉलेज। मेंस जो है स्पेसिफिक्स ऑफ नॉलेज, और पर्सनैलिटी जो है वो आपके पर्सनैलिटी और बिहेवियरल स्किल को। Sir, please suggest the books which must be referred for the preliminary examination so that the students, because there are a lot of extra content, there are multiple content which is floating in the market. तो कैसे बच्चे उस चीज़ का चयन करें कि कौन सा कंटेंट इज विल बी बेनिफिशियल फॉर देम? आई थिंक KS जी ने काफ़ी कहें शोध करके हमने मटेरियल बनाया है, तो उससे क्वेश्चंस के जवाब आ जाते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ खास करके बोलना चाहूँगा कि वन हैज़ टू बी वेरी चूजी अबाउट इट्स ओन रिक्वायरमेंट। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर मुझे ये पता है तो शायद दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके पास एक किसी की बताई हुई बुक लिस्ट है, वो बुक लिस्ट आप लेते रहें, बढ़ाते रहें, कोई अंत नहीं होता है उसका। लेकिन मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी अगर पहचान कर लेते हैं बच्चे, तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। अरिहंत पब्लिकेशन ने भी बहुत गहन विचार करके, बहुत रिसर्च करके मैकबुक सीरीज़ लॉन्च की है, विच इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जो नए बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उनका रूटीन किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का रूटीन बच्चा फॉलो करे तो एग्ज़ाम में मोस्ट इफेक्टिव वे में प्रिपेयर कर सकता है? सर, टाइम पीरियड, टाइम टेबल जो आप बोल रहे हैं कि बच्चों को प्रिपरेशंस का,
ये बच्चों को खुद को डिसाइड करना है, खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम पीरियड उसके लिए सुटेबल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि दे प्रीफर टू गो टू द नाइट स्टडी। You just say several times, but he's always prefer to go to the night study. Someone is just morning one. So the students himself decide how to give the timing for the, if suppose he's doing the graduations at the same time they are preparing for the UPSC, so they have to manage it. And what they have to do कि उनको सोशल मीडिया या अदर जहाँ पर जो वेस्टेज टाइम है वहाँ से बचा कर टाइम को, वहाँ से सेव करके टाइम को दे कैन डाइवर्ट टू द स्टडी ऑफ द फॉर ऑप्शनल्स एंड द GS। तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, ट्रैवलिंग कर रहा हो या कुछ, जैसे आप देखेंगे ट्रैवलिंग कर रहा है बट वो व्हाट्सएप चला रहा है, तो उसके जगह पर 2 पेज निकाल करके हम एक आर्टिकल निकाल करके एक टॉपिक निकाल कर हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये उनको खुद मैनेज करना होगा। अगर हम जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम एज ए पेरेंट्स हम उनको टाइम टेबल बनाकर दे दें कि बेटा सुबह होकर के आप ये करो, दोपहर को ये करो, शाम को ये पढ़ो, ये संभव नहीं है। ये जब तक अंदर से इनर नहीं आएगा ना विलिंगनेस कि हाँ हमें करना है, मुझे करना है, ठीक है, तो ये जब आएगा तो फिर आपको टाइम टेबल को सोचना नहीं है। वो अगर सोने के पहले भी 2 लाइन पढ़कर सोएगा, उठने के साथ वो 2 लाइन पढ़ लेगा। तो डिपेंडिंग ऑन उनके अंदर का एनर्जी और उनका जो एक पाने का जो इच्छा है वो कितना किस लेवल का है। सो फ्रेमिंग अ पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉर एनीवन, I don't think so कि it's good for the UPSC exam preparation, but yes, the maximum time जितना दे सके वो दे, और जो wastage time वो they have to identify और उसको eliminate करें। One more thing I would like to add here, एक consistency of preparation सबसे important है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 महीना 15 दिन पढ़ लिया इसे एक पर्टिकुलर शेड्यूल लेके, उसको मेंटेन नहीं करते हैं कंसिस्टेंटली। उसको फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड कैसे हम पढ़ाई करें उसको, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा रिवीजन, मैं फिर और एक पॉइंट पे स्ट्रेस करूँगा, आंसर राइटिंग एंड MCQ। प्रीलिम के लिए MCQ बहुत ज़रूरी है, तो आप मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस करना चाहिए। टॉपिक कवर हुआ उसके बाद इमीडिएटली प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग उसको ग्रेजुअली डेवलप होगा, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। एवरीडे 1 आंसर 20 क्वेश्चंस MCQ। ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी उत्तर हो तो उसमें इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो, क्योंकि हर एक उत्तर का ओरिएंटेशन अलग होगा UPSC के लिए। अभी रिसेंट ट्रेंड में द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द करंट अफेयर्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल in the preparation. So what should be the strategy of the preparation so that the PYQs and current affairs must be amalgamated or must be taken side by side while preparing for the examination? So what is your opinion? देखिए, जहाँ तक PYQs का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सवाल है, हर कैंडिडेट को ये PYQ ज़रूर देखना चाहिए। स्पेशली मैं कहूँगा कि जब से एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है उससे तो ज़रूर देखना चाहिए। उससे ये ज़रूर पता चल जाता है कि ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस क्या है, UPSC मूव किधर कर रही है, वो क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करती है कैंडिडेट से। तो अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, तो उनको एक ट्रेंड का आइडिया लगता है। और जब वो पढ़ते हैं सब टॉपिक्स को तो ये समझ पाते हैं कि इस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं UPSC में, और पढ़ने का तरीका भी अलाइन होता है उससे। तो कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ लेने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए, और देखने के बाद ये समझना चाहिए कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है या उसको फिर से मुझे पढ़ना है, उसमें मुझे किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे सर भी बार बार कहते हैं कि ज़रूरत क्या है, हमें ये देखना है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझनी है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का पॉलिटी बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी नहीं अच्छा है, तो ज्योग्राफी पर उससे ज़्यादा समय देना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उनको पता चलेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, तो उसको वो तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के भी देखने चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक मेंस में और बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। सर ने भी कहा था, क्योंकि इसलिए स्पेसिफिक होना होता है कि सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ट्रेंड बता देता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उस तरह के क्वेश्चंस में इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप एक बेटर आंसर लिख पाएँ विद स्किल अपग्रेडेशन। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इसके साथ आप देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चंस आपको ये भी पता चलेगा कि अगर 2022 में क्वेश्चंस आए हैं या 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, तो करंट अफेयर्स का क्या वेटेज था, करंट अफेयर्स का मूवमेंट किधर था, किस टॉपिक पर फोकस कर रहे थे, इन्वायरमेंट पर ज़्यादा कर रहे थे या इंटरनेशनल रिलेशंस पर कर रहे थे। तो उससे ये लगता है कि करंट अफेयर्स पर भी मुझे कहाँ पर फोकस करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन और करंट अफेयर्स एक सबसे अच्छी बात होती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, आपके
प्रिडिक्टेबिलिटी एग्जामिनेशन रूम में बढ़ जाती है एंड यू आर एट ईज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आपको इससे एक ईज आता है। और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑब्वियसली हमेशा कंसिस्टेंट रखना है। स्ट्रेंथ जहाँ पे है वहाँ पर बहुत फोकस नहीं करना है, वीकनेस है उसको हमें और ज़्यादा कम करना है। मेरे विचार से बच्चों को जब तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखें कि उन करंट अफेयर्स को उठाएं जिनका शेल्फ लाइफ इतना हो जब तक कि वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब तक वो चले। एंड दैट इज़ वन आस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ऐड टू वट एवर ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। और कई बार उसमें अंडर करंट होता ही है आप करंट का, चाहे वो स्पष्ट रूप से सीधे रूप से पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो, करंट है ही। पुराने सिलेबस में अलग अलग पेपर में इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स होता था, अब नहीं है, अब सब जगह करंट है। राइट सर। पहले ट्रेंड देखा जाता था लाइक इन द प्रीवियस लास्ट 10 years बैक देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ कंटेंट, कि इतना कंटेंट नहीं होता था कि आप इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाएँ। देयर वाज अ लिटिल स्कैरसिटी ऑफ कंटेंट एंड नाउ द प्रॉब्लम इज़ द प्लेथरा ऑफ कंटेंट, कि एक्सेस ऑफ कंटेंट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। आप एक चीज़ लेने जाओ आपके सामने 10 चीज़ें आ जाती हैं। तो उस चीज़ को कैसे बच्चे मैनेज करें कि वो एक्सेस ऑफ कंटेंट को कैसे टैकल किया जाए? डेफिनेटली माल न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा खाने से भी हो सकती है और नहीं हो तब भी हो सकती है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो शायद स्कैंटी था, सब कुछ स्कैंट था, अब प्लेंटी है। तो समस्या दोनों ही सिरों पर है। तो अगर कोई बच्चा कोई भी मटेरियल उठाने से पहले ये डिसाइड कर ले कि मटेरियल को मैंने लिया किस लिए, पर्पस मेरा क्या है, क्या मेरा पर्पस इससे पूरा होता है, अगर पूरा होता है तो उससे आगे मत बढ़े। और जो टिक बॉक्सिंग अप्रोच जो बच्चों ने अपना रखा है वो बहुत गलत होता है कि फला IAS भैया ने ये कहा था, IAS दीदी ने ये कहा था, फला सर ने ये कहा था, और सारी बुक को रख करके उनको एक्वेंटेंस तो हो जाता है इन्फॉर्मेशन से, बट दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू यूज़ इट। आप ध्यान रखें, जिस सूचना को आपने अपनाया है और उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि मैंने पढ़ रखा है और यूपीएससी के पीटी में भी क्वेश्चन बड़े बारीक बारीक आते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, चॉइसेस डिफिकल्ट हैं, तो बार बार आपने रिवाइज नहीं किया है तो क्यों पढ़ते हैं आप उसको? तो यू शुड keep your resources limited depending on the appetite that you have got, and that's the way I like to recommend. Sir, technology is playing a very important role these days in the preparation of students. तो टेक्नोलॉजी जो है वो किस एंड तक, किस मीन्स से यूज़ की जाए, किस एंड तक यूज़ की जाए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एंड हाउ डिस्ट्रैक्शंस विच आर देयर विच आर एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजी लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल, हाउ दैट मस्ट बी टैकल्ड बाय द स्टूडेंट्स? I suppose expecting students that they are not touching the technology and they are shutting themselves or shutting themselves off from all the possible influx of technology, that's not practical. So what I would like them to do is that they should moderate their exposure to technology, use it positively, and not fall into the trap of, I call it as clickbaits. Clickbaits is like, I mean, you have got some videos playing for you and then some pop-up comes, because they have got their own algorithm, they have got their own AI, and they know what you like seeing. So if you fall into the whirlpool of clickbaits, then there's nasty. So what I recommend is that you allocate some specific time, that I'm going to go and pick up this for this much of time, and when the time gets over, you just switch off. So that's the way I like, not I would say that you should switch yourself off from the technology. You should use the technology judiciously and you have control on your own self, and that's more important than anything else. तो सर एक ये सवाल है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे तो किस तरह की क्वेरीज, किस तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं? बच्चों को जो इम्पोर्टेंट देखना चाहिए, एक गुरु का बात मान के आते नहीं। मार्केट में जितने डिफरेंट कोचिंग, डिफरेंट उनके भाई लोग या बंधु लोग जो भी उनका सिलेक्शन हो चुका है, सबका इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। भैया ने मुझे ये बोला, वो चाचा ने मुझे मिला, उस एकेडमी में ये हो रहा है, इस एकेडमी। किसी एक को माने, एक गुरु को अपना इस्टेब्लिश करें, उस पर फोकस करके आते नहीं हैं और रेडी टू ईट वाला कॉन्टेक्स्ट में होते हैं कि वहाँ से भी ले लिया मटेरियल, वहाँ से भी ले लिया, वहाँ से ले लिया। जितना कोचिंग है सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है, लेकिन कैसे जाने हैं स्टेप बाय स्टेप वो बिल्कुल नहीं होता है। सर मैंने उसका देख लिया, पूछने से, जवाब देने से पहले वो पूछना शुरू कर देते हैं, और जब उनका शांत हो जाता है तब जब हम लोग बताते हैं फिर उनको रियलिटी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक गुरु को स्टैंड करें, एक कोचिंग को, और अपना अंदर का जो प्रॉब्लम है, जो एफिशिएंसी नहीं है, वो बताते ही नहीं बच्चा। How much being intelligent or brilliant is important for clearing this examination?
क्या बहुत ब्रिलियंट बच्चे ही यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं? इसमें आपकी क्या राय है सर? सी एक्चुअली मेरा अपना मानना है कि अगर इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इंक्लूडिंग यूपीएससी। लेकिन इस एग्जामिनेशन में केवल इंटेलेक्चुअल होना, इंटेलिजेंट होना इज़ नॉट इनफ, क्योंकि ये एग्जामिनेशन कुछ आपसे कैरेक्टर और कुछ आपसे फंडामेंटल्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको देखिए, जैसे फिर से एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, आपको ये एक चीज़ बात को दर्शाता है कि आप बैक जाएं और अपने फंडामेंटल्स को और अपने उन चीज़ों को फिर से मजबूत करें। तो दिस एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो अबाउट कैरेक्टर, दिस एग्जामिनेशन अबाउट पेशेंस। जैसे उन्होंने भी एक बात बहुत अच्छी कही कि वो क्या है कि पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी रेडी टू ईट वाला कंसेप्ट होता है और ट्रस्ट वाला है। तो जहाँ पे भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, आपको ट्रस्ट भी रखना होगा, पेशेंस भी रखना होगा, और इस एग्जामिनेशन में हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एक टेक्निक को प्रोसेस कीजिए, उस पर पूरा ट्रस्ट कीजिए। और इन ब्रिलियंट हैं आप तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में एवरेज स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई करते हैं, बहुत अच्छे रैंक से करते हैं। अगर वो एक साल रुक कर कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं और फुल कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी है जितनी प्रोबेबिलिटी एक ब्रिलियंट कैंडिडेट की होती है। सर यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट है या एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है, दोनों में एक बेसिक ये डिफरेंस होता है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं किसी भी चीज़ को अगर वो एक बार पढ़ ले या 2 बार पढ़ ले तो वो चीज़ों को रख पाता है, वो चीज़ों को समझ पाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पाता। नॉर्मल स्टूडेंट में ये है कि उसी चीज़ को उसको 1 से 2 से ज़्यादा बार पढ़ना होता है, और यही यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है। कभी कभी होता है हम इंटेलिजेंट है ये समझते हैं, लेकिन हम चीज़ों को फिर नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ ठीक है हम पढ़ लेंगे, दैट इज़ द एटीट्यूड्स ऑफ दिस पीपल, और वहीं वो मार खा जाते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमें कैक बार पढ़ना है, और यही उनके लिए एक पॉजिटिव होता है, एंड देयर सक्सेस रेट इज़ रियली वेरी हायर वन। द प्रैक्टिकली हैव सीन द स्टूडेंट वेरी इंटेलिजेंट बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट बिकॉज दिस एटीट्यूड्स कि नहीं मैं जब चाहूँगा पढ़ लूँगा। बट नॉर्मल स्टूडेंट्स को पता है कि हमें कैक बार पढ़ना है, हमें समय देना है, और वो समय देते हैं और वो लगे रहते हैं, एंड दे आर गेटिंग सक्सेस। बहुत ज़्यादा अंतर यही अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा देखेंगे तो नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं, जो कंसिस्टेंट वे में लगे होते हैं, उनका सक्सेस रेट वास्तव में बहुत ज़्यादा होता है। संक्षिप्त रूप में अगर उसे रखा जाए ना, तो ये कहा जा सकता है कि एक आदमी जो है वो बहुत ही स्मार्टली काम कर रहा है, साइंटिफिक काम कर रहा है, उसके चांसेस ज़्यादा है, आप उसे इंटेलिजेंट कह सकते हैं। एंड सर अक्सर सुनने में आता है कि हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अहम हो जाता है इन द प्रिपरेशन, एंड जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कहाँ तक फिजिबल है पूरा हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना विच इज़ इन इंग्लिश, एंड हाउ इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स? देखिए मैं आपको बताऊं कि हिंदू न्यूज़पेपर ऑब्वियसली कंटेंट वाइज इज़ वेरी रिच, नो डाउट कंटेंट रिच है, और कंटेंट वाइज बहुत रेलेवेंट भी है, नो डाउट। लेकिन हमें इस एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना है कि करंट अफेयर्स जो हम हिंदू से पढ़ते हैं या किसी भी न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, वो सिलेबस से कितना उसका सिनोनिमिटी है। हमें एक्चुअली में यूपीएससी की तैयारी करनी है, ज़रूरी नहीं कि हर न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में हो हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन सा न्यूज़ हमारे एग्जामिनेशन को टच करता है, हमारे सिलेबस को कवर करता है। हमें केवल वो पढ़ना है, पॉलिटिकल न्यूज़ जैसे नहीं पढ़ना है हमें न्यूज़ इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ने हैं, साइंस एंड टेक से पढ़ना है, एनवायरनमेंट से पढ़ना है। तो वो न्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये आइडेंटिफिकेशन आप कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल हिंदू अखबार से ही आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। अब इस पे मैं आऊँगा हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए। अखबार हिंदी में भी आते हैं, कवरेज मोर और लेस उसमें भी होते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट सिलेबस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है टॉपिक को, तो आप हिंदी से भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो कभी भी देखिए, मैं मीडियम की जो ये एक मतलब मिथ बनी हुई है वो सिर्फ इसलिए है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स को मिल रही हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स की जो समझ होती है वो बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बताऊँ, एंड दे हैव द एबिलिटी टू ग्रास्प थिंग इन अ मोर इन डेप्थ मैनर देन अदर कैंडिडेट्स। आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस।
बस उनको ये है कि उनको ये एक चीज़ दिमाग से निकालनी है कि हिंदी मीडियम में हमें सामग्री की कमी है। सामग्री आपको नहीं चाहिए, और जितनी चाहिए आपको कोई सिलेबस के हिसाब से अनुसार वो आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, आप पब्लिकेशंस हैं, आप मटेरियल निकालते हैं, हिंदी में भी आप उतनी अच्छी मटेरियल निकालते हैं जितनी इंग्लिश में निकालते हैं। तो इसकी सही क्लियर बात यहाँ पे है कि मटेरियल का इशू नहीं है, इशू यहाँ पे माइंडसेट का है। तो माइंडसेट्स को चेंज करना होगा, और उस हिसाब से करेंगे तो हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वली है इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट। जो हिंदू जो बात आप बोल रहे हैं हिंदू का, नो डाउट सर भाई बताएं कि हाँ हिंदू में कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एनालिसिस जो है ना आज के डेट में हिंदू का एक कहीं ना कहीं बायसनेस भी आ रहा है। तो आज के डेट में ये भी है कि लोग दे प्रीफर टू गो फॉर द आई मीन इंडियन एक्सप्रेस भी अब लोग प्रीफर कर रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि कौन सा न्यूज़पेपर, बात है कि कंटेंट, जैसे अभी बता रहे हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो कंटेंट की वो हमें मिलना चाहिए। और ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो हिंदी न्यूज़पेपर्स आज के डेट में जो मार्केट में अवेलेबल है वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम लिखे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, और उसको पॉलिटिकली एंड सोशली इंटरेस्ट बना करके ज़्यादा प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये कमी है हिंदी न्यूज़पेपर में। तो इसका एक कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंस है, ये एक्सेप्ट करता हूँ। क्या कि आप कोई भी उठा लीजिए पेपर, न्यूज़पेपर, फ्रंट में आपको जो पॉलिटिकल गठबंधन है या जो सोशल इंटरेस्ट में जिनको उनको बेचने, माने जो लोग माने चाय की दुकान में बैठ के पढ़ने में उनको अच्छा लग रहा हो या ट्रेन में, बस में, इनके लिए हिंदी पेपर जनरली निकाल रहे हैं। बट जो कुछ पेपर जैसे हिंदू का देखिएगा नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत कम होते हैं। They are just publishing the content and which suits for that is really the content is very good for the students. और इंडियन फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी, आपका इंडियन एक्सप्रेस भी इज़ वेरी गुड। तो बच्चों को थोड़ा सा है ये प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है हिंदी में। हम न्यूज़पेपर नहीं बल्कि अदर फॉर्म में, जैसे आपका भी मंथली आपके आते रहते हैं तो वहाँ भी आप कवर कर लेते हैं। तो अगर बच्चे उस जगह से सोर्स नहीं मिल पा रहा है कुछ चीज़ों को, बट अगर चाहें तो अल्टरनेटिव वे से वो उन सारे चीज़ों को कलेक्ट कर सकता है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि न्यूज़पेपर, ये सच्चाई है, फैक्ट है ये। देखिए हिंदू में प्रॉब्लम अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं, एडिटोरियल का झुकाव आइडियोलॉजी में है। तो अगर कुछ एडिटोरियल आपके ऐसे होंगे वो आपको आइडियोलॉजिकली कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस भी है उसमें, हिंदू भी है। तो उस एडिटोरियल का चयन करें जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो आपके एग्जामिनेशन में आपको मदद करे। ये नहीं कि आप विचारधारा ही आपकी बदल दे। ये एक अपंगता मैं देखता हूँ हिंदी माध्यम में, वो ये है कि जो अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स हैं इंग्लिश की, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो हिंदी में है वो समुचित नहीं है, और ट्रांसलेशन की वजह से वो कई मार्क आ सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रही है। तो जो भी प्रकाशक हों, आप हों या अन्य हों, तो ये निवेदन है कि आप ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांसलेशन ना हो, थीमेटिक हो। नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत है। इवन ये हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन यूपीएससी ने भी गलत किया था। एक स्टील प्लांट को उसने स्टील इस्पात पौधा लिखा था, इसके लिए कंप्लेन भी हुआ था। यह दैट इज़ देयर, यूपीएससी का मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पेपर। एंड भारत सरकार का एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी में है, द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टर्मिनोलॉजी, वो आपको ट्रांसलेट करते हैं, और उनका ट्रांसलेशन जो होता है ना वो एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर इंडिया में। अगर कोई भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी किया है वो संस्था, तो वो एक्सेप्टेबल है। तो जनरली आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी जॉब, कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो अगर कुछ डाउट्स होते हैं, दे आर गेटिंग क्लियरिफिकेशन फ्रॉम दैट। वो आपके आर.के. पुरम में है, उनका वो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक इशू है। और जो अच्छे कंटेंट बुक्स हैं वो इवन एकेडमिक में बता रहा हूँ, आपका इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ, आज भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो किताबें चलते हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके बुक्स जो हैं इंग्लिश में अवेलेबल है। बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ कर आते हैं, लेकिन उनके लिए हिंदी वर्जन में वो किताबें अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको फोर्सली वही इंग्लिश मीडियम के बुक्स पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ईयर में आते के साथ मैनक्यू हमारा रिकमेंडेड है, लेकिन वो उनको मैनक्यू के अलावा हिंदी में है नहीं है। तो वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप जैसे इस चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, जैसे हेल्प कर रहे हैं आपका कि हाँ इंग्लिश के कंटेंट को
कंटेंट की स्टैंडर्ड को सेम रख रहे हैं, बल्कि भाषा को चेंज करके उनके तक पहुंचा रहे हैं, तो ये उनके लिए लाभ है, नो डाउट। सर जो ये हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन का जो इशू सर ने बताया अभी, तो इसी को रेक्टिफाई करने के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से मैकबुक सीरीज़ बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी स्टार्ट की गई है, विच द हिंदी स्टूडेंट्स आर आल्सो फाइंडिंग वेरी हेल्पफुल, एंड द 29 years PYQ solved papers are also getting very good traction in the market. And so many students have this doubts कि subject wise preparation को किस तरीके से manage किया जाए during the preparation. Like geography है, for prelims exam geography is having certain value, and from mains examination it is having more value. तो किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट वाइज आप एक एक अपना अपना बताएं कि किस किस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज रिकमेंड करेंगे बच्चों को, जिससे बच्चे इफेक्टिवली उस सब्जेक्ट को टैकल कर सकें। आपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा, ज्योग्राफी के बारे में पूछा है। इस साल का अगर क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चंस देखिए, एक आया था फ्योर्ड के ऊपर, जो करंट ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारे न्यूज़ में आजकल आ रहे हैं, उसी से रिलेट करके ही ये क्वेश्चन पूछा है। लैंडफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है नहीं तो। सो मैं ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स को साथ साथ जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स को रिलेट करना पड़ेगा हमें। मेनी केसेस पे ज्योग्राफी में इस टाइप का ना एनवायरनमेंट का ज्योग्राफी का ओवरलैप जो हो रहा है, वो सब चीज़ें हैं। सो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स NCERT बुक हो या चाहे GCLN का बुक हो, ये पढ़िए। उसके बाद जैसे हमारा कोई कोचिंग लेते हैं, क्या भी जो भी है, कोचिंग अगर है तो कोई इंस्टीट्यूट्स का, तो उसको बढ़िया से फॉलो करें। टीचर तो बेस्ट देंगे, जो भी टीचर होंगे उनके ऊपर ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए। उसको रिवाइज करें और क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करें। वीविंग ऑफ द टॉपिक्स विद द करंट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार का क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अप्लाइड ओरिएंटेड क्वेश्चन आया है। एक मानसून के ऊपर आया है, मानसून के ऊपर जो क्वेश्चन आया है पूर्वायु के ऊपर पूछा है, जो हमारे बिहार में झारखंड एरिया में पूर्वायु बोलते हैं आपकी ये मानसून को, उसका कल्चर में कैसे इम्पैक्ट है। देखो आप कोई बुक में नहीं है, तो आप ये सब का ना अप्लाइड ओरिएंटेशन है। अंडरस्टैंडिंग के बाद स्टूडेंट्स को बुकिश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए, अप्लाइड ओरिएंटेशन जाना चाहिए। फ्योर्ड कोस्ट के बारे में, फ्योर्ड को सबको पता है फ्योर्ड कैसे होते हैं, मगर वो इतना ब्यूटीफुल स्पेस क्यों बनाते हैं उसके ऊपर देखो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है तो पता चलेगा कहाँ कहाँ पे फ्योर्ड कोस्ट है। तो कंसेप्ट के साथ एप्लीकेशन ओरिएंटेशन और करंट थीम्स के ऊपर है ना ओवरलैप हो रहा है, तो उसी के हिसाब से तैयारी होना चाहिए। मगर फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। एज यू नो दैट टू बिल्ड अप द टॉलेस्ट बिल्डिंग यू नीड द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन। फाउंडेशन है NCERT और GCLN, दिस टाइप ऑफ बुक्स ज्योग्राफी के लिए, उसके साथ साथ आगे चलिए। मैं तो ये कहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए, और जो फंडामेंटल बुक्स है उससे आप क्लियर करें, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो है न्यूज़पेपर से, जर्नल से उठाएं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपके स्पेसिफिक बुक्स जो हैं उस पर, इन्वायरमेंट पे, जो कि बहुत ही प्रचलित हैं, उनमें वो है ही नहीं। जैसे अगर आप मान लें कि अगर एक कंडीशन आजकल बहुत चर्चे में है, जिसे कहते हैं हम लोग वेट बल्ब कंडीशंस, तो वेट बल्ब कंडीशंस में टेम्परेचर भी अधिक होता है, ह्यूमिडिटी भी अधिक होता है, तो ऊष्मा लहर उसे आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो ऊष्मा दबाव है, हीट स्ट्रेस है। तो यह कंडीशन पिछले विगत 2-3 वर्षों से भारतवर्ष में या भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखते चले आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर चर्चा आप किताबों में नहीं है, तो इन चीज़ों को भी किताबों में सम्मिलित करना चाहिए सबसे पहले, ताकि क्वेश्चन आंसर हों। और जो नॉलेज है इन्वायरमेंट का, वो बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। कुछ एनिमल्स पे पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो कैरेक्टरिस्टिक आप एनिमल का जानिए, IUCN में उसका क्या स्टेटस है उस पर आप जानिए कि क्या स्टेटस उसका वर्तमान में है। अधिकांशतः क्वेश्चन वही आएंगे जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के एनिमल्स हैं आपके, उन पर जाइए। और कुछ जो बहुत ही चर्चा का विषय है उन पे प्लेन सिंपल क्वेश्चन भूमंडलीय तपन या जलवायु परिवर्तन पे वो नहीं पूछने जा रहे हैं आपको, वो किसी न किसी तरह से उसे ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में ही जैसे फॉग होल हुआ दिल्ली के ऊपर पिछले साल, तो फॉग होल है क्या बताएं आप। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं किताबों में भी सम्मिलित करें। राइट सर। राशिद सर, हिस्ट्री के बारे में? देखिए मैं आपको कहता हूँ, हिस्ट्री में भी जैसे पहले ये मानते थे कि बहुत स्टैटिक है। अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो क्वेश्चंस जो है वो आपसे डिमांड करते हैं कंटेम्पलेशन भी और अपडेशन भी।
कंटेम्पलेशन अपडेशन का मतलब ये है कि आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप कंटेम्पलेट भी अपने लेवल पे कीजिए कि ये चीज़ें जो लिखी गई हैं, हिस्टोरिकल फिनोमेना हुआ है, तो उसके पीछे कंटेक्स्ट क्या था। जैसे पहला ही कल क्वेश्चन देखेंगे जीएस पेपर में था कि हाउ हैज़ ज्योग्राफिकल कंडीशन शेप्ड द कोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अब आप देखिएगा कि सबसे पहले तो दोनों सिस्टर डिसिप्लिन है, कोई भी हिस्टोरिकल फिनोमेना कभी वैक्यूम में नहीं हुआ है, ज्योग्राफी ने हमेशा शेप किया है शुरू से ही। अगर आप कंडीशन इंडिया को देंगे, पूरी इंडियन हिस्ट्री को, तो पूरी इंडियन हिस्ट्री नेचुरली डिफेंडेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक बार नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को छोड़कर। तो जितने भी इन्वेडर्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से हैं, उन्होंने हिस्ट्री डिसाइड की है, स्टार्टिंग विद आर्यंस एंड देन अहमद शाह अब्दाली मॉडर्न तक। तो आपको ज्योग्राफिकल फिनोमेना जब समझते हैं तो आप कंटेक्स्ट हिस्ट्री का समझते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको किताबों में हो, लेकिन जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। बिकॉज हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट व्हाट और व्हेन नहीं है, अब इंपॉर्टेंट है व्हाई और हाउ, क्यों और कैसे। और वो जब क्यों और कैसे का सवाल आप पूछेंगे पढ़ते हुए में भी, तो आपको ये लगेगा कि लॉजिक है इसके पीछे, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल पूछा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन कुछ साल पहले पूछा गया था कि सारे एम्पायर शेकिंग बैटल्स पानीपत में क्यों लड़े गए हैं। तो वो बेसिकली आपको 3 पानीपत तो आपको सभी को पता है, आपको ये जानना है क्यों लड़े गए। तो यूपीएससी क्या चाहती है आपसे, वाई। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझेंगे कि आपको कंटेम्पलेट भी करना है, कुछ सोचना भी है उस पर, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप जब कंटेम्पलेट करते हैं उसको करंट से लिंक करिए आप, तो आपको क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी। तो किसी भी तरह के प्रश्न आपको आएंगे तो आप इजिली उसको आंसर कर सकते हैं। कोरिलेशन, और वो आता है कंटेम्पलेशन अपडेशन से, वो हिस्ट्री में भी है और सारे सब्जेक्ट में रिलेटेड है। प्रसाद सर, आप इकोनॉमिक्स के बारे में बताना चाहेंगे? यस, इकोनॉमिक्स का एक चीज़ तो पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये पहले कन्फ्यूज़न होता है कि हमें पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है। और बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में हैं ये इसी में रहते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कि इकोनॉमी पढ़ाना है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। बट सिंपल मैं यही बोलता हूँ कि जब तक आप द बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को, वर्किंग को नहीं समझेंगे, आप किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के बारे में नहीं समझ सकते हैं। आप इंजीनियरिंग में भी ले लीजिए, जो आप प्रिंसिपल नहीं समझेंगे तो उसका एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप यूपीएससी, इस एग्ज़ाम के बारे में बोल लूँ यूपीएससी में भी, कि दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। खास करके जब मेंस आ पाएंगे तो वहाँ मैक्सिमम एप्लीकेशन होते हैं। पीटी में कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट आता है जिसको हम लोग स्टैटिक पोर्शन बोलते हैं, और कुछ आपका एप्लीकेशंस आते हैं। तो इकोनॉमिक्स का पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि जो कमीशन ने जो कुछ लाइंस का सिलेबस दे रखा है वो हमारे क्वेश्चंस को देखेंगे और वो लिखा हुआ सिलेबस को देखेंगे। सो दोनों में बहुत वैरी करता है। वो तो 2 लाइन लिख कर निकल गया, लेकिन उनको करने के लिए यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अब जैसे लास्ट बार पूछा गया, लास्ट नहीं कुछ ईयर पहले क्वेश्चन आया था कि जैसे रिसेंटली आपका कि गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण हमारा बीओपी में प्रेशर आ रहा है और एक्सचेंज रेट में भी आपका प्रेशर आ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कि यह स्कीम इस इशू को, मैंने व्हाट इज़ द मेरिट। अब देखिए, पहले का ट्रेंड ये था कि आप रट लेते थे, चले जाते थे, लिख कर पॉलिसी चले आते थे। अब ये पॉलिसी नहीं पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, बट उस पॉलिसी का इकोनॉमी में इम्प्लीकेशन कैसे है। तो जब तक बच्चे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, इकोनॉमी के वर्किंग को नहीं समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं लिख पाएंगे वो। तो इकोनॉमी का जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में वो पहले बेसिक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के वर्किंग, हर सेक्टर्स के बारे में समझें। 2 चैलेंज है, एक तो पूरा प्योर इकोनॉमिक्स को उस लेवल का नहीं, पूरे एकेडमिक नहीं जानना है, बट जितना मिनिमम जानना है वो जाने, फिर उसी का इंटरप्रिटेशंस इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में करना होगा कि यस, कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकली एक तरह काम करता है, बस इंडियन इकोनॉमी में बात आती है तो उसका आउटकम डिफर हो जाता है। तो वो समझना है, फिर इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में समझना है, फिर जो इशूज़ होते हैं इकोनॉमी के, हर सेक्टर्स वाइज इशूज़ होते हैं, वो इशूज़ के अब फिर गवर्नमेंट के पॉलिसी को लिंक करना है। क्योंकि आज जो प्रिपरेशंस हो रहा है, पहले था कि पॉलिसी रट लीजिए, चले जाइए, आप लिख कर चलाइए, बट अब क्या है कि 3 क्वेश्चन आपको करके प्रिपेयर करना है। अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आ रही है तो पहले ये जानना है पॉलिसी है क्या। तो पहले क्या है ये जानते थे, आंसर लिख देते थे, लेकिन अब इसमें नहीं है, अब है पॉलिसी क्यों है। एंड पॉलिसी है तो जो क्यों, माने इशू क्यों जैसे आप पूछिएगा तो आपको आंसर मिलेगा द इशू रिलेटेड टू दैट पॉलिसी इन द इकोनॉमी। तीसरा है कि अगर वो पॉलिसी है तो इशू को कैसे सॉल्व करें, दैट इज इम्प्लीकेशन पार्ट।
सो स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स को इस तरह से समझ करके इसे स्टेज वाइज आप चलते हैं। एक भी क्वेश्चन आई प्रॉमिस यू, चाहे वो पीटी का हो चाहे मेंस का हो, नहीं छूटेगा। पीटी का थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो एक दो क्वेश्चन तो आप जानते हैं प्रत्येक साल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप कॉन्सेप्ट से उठकर वर्किंग तक एक सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर आप जान रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ना पीटी में ना आपका मेंस में। और रही बात इंटरव्यू का, इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आजकल मेन इशू क्या होता है, पर्सनल के अलावा आपका सोशियो इकोनॉमिक के क्वेश्चन होते हैं, या तो सोशल इशू पूछते हैं या इकोनॉमिक इशू पूछते हैं, वहाँ भी हेल्प करेगा। और इकोनॉमिक्स अगर आप सोशल इश्यूज़ को भी एक स्टेप पीछे से देखते हैं ना, तो उसका भी रीज़न आपको इकोनॉमी मिलेगा। आई मीन इकोनॉमी इज़ द वन ऑफ द इशू। सो आपको समझ करके लिंक करके इम्प्लीकेशन फॉर्म में पढ़ना है। ये इस सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि जैसे सर भी बताए हैं कि ये हिस्ट्री में भी आपको उसी तरह से इम्प्लीकेशन देखना होगा। ज्योग्राफी बोले हैं सर, उन्हें हर सब्जेक्ट का भी जो ट्रेंड है आपको उस वे में ही आपको फॉलो करना होगा। सर एक और क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज द स्टूडेंट्स हेजिटेट अ लॉट ड्यूरिंग पर्सनैलिटी टेस्ट, मेनी स्टूडेंट्स फेस दिस चैलेंज। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन किस तरीके से आप पर्सनैलिटी टेस्ट की भी साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट का एक मानदंड जो है कि मुख्य परीक्षा में वो आपके नॉलेज बेस को टेस्ट कर चुके हैं। अब ये है जानना उनको कि ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आप गिवन सिचुएशन में किस तरह से काम करेंगे, पहला। दूसरा है कि अगर लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो आप अपने आप को उससे हटा नहीं सकते। अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं जो नॉलेज पर है, तो हो सकता है कि मुझे सारी ज्ञान नहीं हो, तो मैं स्किप कर सकता हूँ और वो आपका टेस्ट भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको अनिवार्यतः आंसर करना आवश्यक है। वो बता रहे हैं आपको। एक तो है कि स्वेब होना चाहिए पर्सन, ये नहीं कि आप आए हैं तो उत्तेजित भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। कन्वर्सेशन में ये भी याद रखेंगे कि आप उनकी बातों को नहीं काटें, आप एक लर्नर की तरह काम करें। आप ऐसे काम करें कि आपको ट्रेन किया जा सकता है। तो वो ऐसे व्यक्तियों को चाह रहे हैं वहाँ पर आयोग में जिसको कि वो प्रशिक्षण दे सकें। तो यह मुख्य रिक्वायरमेंट है उसका। देखिए, मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले ये समझना है कि दिस इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, नॉट अ सिंपल इंटरव्यू। पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू वर्क है कि इंटरव्यू इज़ बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज अलॉन्ग विद योर आर्टिकुलेशन। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब है इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचें सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जो हैं उसको उसकी पूरी जानकारी डैफ में दें, कुछ भी गलत जानकारी पहले नहीं दें। परेशान वही होते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन अप टू द मार्क या करेक्ट नहीं देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैंडिडेट शुड नो हिमसेल्फ और हरसेल्फ प्रॉपरली। ठीक है, दिस इज़ पर्सनालिटी टेस्ट। आपको अपने बारे में ही जानकारी नहीं है तो ऑब्वियसली बीइंग अ ब्यूरोक्रेट तो वो एक ब्लंडर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी टेस्ट बहुत टफ नहीं है यदि हम अपने आप से ऑनेस्ट और ट्रूथफुल हैं। अगर हम अपने आप से सच्चाई रखते हैं, हमने अपनी सही जानकारी दी है, चाहे हमने हॉबी हो, चाहे एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, चाहे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, क्वेश्चंस मोर और लेस उसी से होते हैं, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं उसको। दूसरी बात यहाँ पे ये कि पर्सनालिटी टेस्ट जब जा रहे हैं तो आप जाने के समय भी ये ध्यान रखें कि देर आर 5 पीपल सिटिंग इनसाइड हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू एंड जस्ट रिमेंबर वन लाइन देयर, क्लियर, बी ऑनेस्ट अबाउट योर पास्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर फ्यूचर। That's the one line that I believe for interview. You have to be honest. आप ये मान कर चलिए there are 5 gods sitting inside, they know everything about you, there's no point of concealing. And then you have to optimistic about your future. ये 2 लाइन आप याद रखेंगे, इंटरव्यू में कभी पर्सनालिटी टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, आप आंसर नहीं दे पाएंगे, बट दैट विल नॉट डिसाइड योर मार्क, बट द वे यू से दैट यू डोंट नो, दैट विल डिसाइड द मार्क। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू स्पीक, इट्स अबाउट हाउ यू स्पीक देयर। That is all about personality test. ऐसे करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। Right, sir. Perfect, sir. Sir, तो our questions are almost over. वैसे तो बहुत सारे questions हैं, but given the limited time which we have given, तो let's conclude this interview. It was really fantastic to talk to you all. You were really great, and
I'm very hopeful that this video will help a lot of students, a lot of parents and students and viewers in understanding the pattern of this exam. Thank you everyone for being here. Thank you so much.